हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2025 के पेपर में से यूनिट 6 हिंदी उपन्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में यूनिट 6 से संबंधित किन किन रचनाओं को ऐड किया गया है और हम उसके अनुरूप इस प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें हिंदी उपन्यासों में पंडित गौरी दत्त की रचना देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद गोदान अज्ञेय शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल, यशपाल का उपन्यास झूठा सच, अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी, कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा और मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, और आखिरी में है जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धरना अपना। ठीक है, तो ये जो उपन्यास थे वो हमारे यूनिट 6 से संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो प्रश्न पूछा गया है वह तमस से है। तमस के रचनाकार अभी हमने पढ़ा भीष्म साहनी है। ठीक है, तो तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर सत्य पूछा गया है। तो उपन्यास चूँकि आपके पास समय अधिक नहीं है तो प्रश्नों को पहले हम देख लेते हैं, उस अनुरूप हम देखेंगे कि हमें उपन्यास को किस तरीके से पढ़ना है इस कम समय में। ठीक है, तो सबसे पहला जो अगर हम देखें इसमें प्रश्न पूछा गया है सत्य कथन कौन सा है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें यानी जो पहली पंक्ति देखें वो है तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। ऑप्शन बी, तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक है। ऑप्शन सी, इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। ऑप्शन डी, अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। ऑप्शन ई, तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। तो कुछ जो प्रश्न हैं वह आप बिना उपन्यास पढ़े, जैसे रिचर्ड जो है वो फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है, ये करता है या नहीं है, ये उपन्यास आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप नहीं बता पाएंगे। या फिर अगर जो उपन्यास की जो घटनाएं हैं, जो जुड़े चरित्र हैं वो वास्तविक है या नहीं, ये जब तक हम उसकी भूमिकाओं को नहीं पढ़ेंगे या इससे संबंधित जो आलोचक हैं अगर उनकी जो अगर कोई टिप्पणी है अगर हम उसे नहीं देखेंगे, या फिर रचनाकार जो हैं भीष्म साहनी की अगर कोई जो, जैसे मैंने कहा भूमिका जो है उनको ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भूमिकाओं में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट कर दी जाती हैं रचना के विषय में। तो भूमिकाओं को पढ़ने पे अगर ये जानकारी अगर मिलती है तब तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर रचना को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए और बी। ठीक है, सॉरी, केवल ए और बी, यानी तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र जो हैं वो वास्तविक है। बाकी के जो तीन जो कथन हैं वह असत्य हैं, इसलिए जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगला जो हमारा उपन्यास है या जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। अगला उपन्यास है गोदान, और गोदान से जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम जो मजूर ठहरे जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति यह उद्गार किसके हैं। ठीक है, तो पंक्ति फिर से वही है कि जो प्रमुख पात्र हैं उसके संवाद को जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो कथन जो दिया गया है वह पात्र पूछा गया है कि किस पात्र के द्वारा यह कथन कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में है होरी, दूसरा है धनिया, तीसरा है गोबर और चौथा है सिलिया। तो कौन से पात्र का यह कथन है और दाता दीन के प्रति यह कथन व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, धनिया। धनिया ने यह कथन किसके प्रति कहा है, दाता दीन के प्रति कहा है। ठीक है, भीख मांगो तुम तो जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे कमाएंगे। अगर हम देखें, अगर इस प्रश्न से अगर हम कुछ सीखना चाहें तो यहाँ पे अगर पात्र हैं जैसे होरी गोदान का पात्र हैं, धनिया गोदान के पात्र हैं, गोबर और सिलिया भी गोदान के पात्र हैं, दाता दीन भी एक पात्र आपको प्रश्न से ही मिल गया। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न से भी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है यह, तो इस उपन्यास से पूछा गया है और यह उपन्यास जो है इसका हमको पहला खंड जो है वह सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है जो उद्धृत पंक्तियाँ हैं वह है प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया।
अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपर्युक्त उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है? ठीक है, तो भाग 1 में भी कई खंड हैं, जैसे 4 खंड है उसमें, तो किस खंड से पूछा गया है ये प्रश्न है। प्रश्न जो है ये पूछा गया है। ठीक है, जो अगर हम खंड की बात करें तो खंड पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, और तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, तो ये 4 खंड है। इस 4 खंड में आपको बताना है, ये जो पंक्ति उद्धृत है, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपर्युक्त उद्धरण जो है वह किस खंड से उद्धृत है, ये प्रश्न है। तो जब कभी आप उपन्यास पढ़ रहे हों तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई खंड है, शीर्षक है, आपको उसे ध्यान में रखना है, और जो उस दौरान जो घटनाएं घटी हैं आपको उसे भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ये जो पंक्ति है वह उषा और ईश्वर खंड से उद्धृत है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी के जो भाग 1 है उसमें 4 खंड है, उषा ईश्वर, बीज अंकुर, प्रकृति पुरुष और पुरुष और परिस्थिति। तो इस 4 खंड में जो उषा और ईश्वर है, इससे ये जो उद्धृत पंक्ति है वह ली गई है। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास से, राइटर हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, तो इस उपन्यास में बालदेव ने बावनदास की गांधी जी वाली चिट्ठियों का वाला बस्ता क्यों जला दिया? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बालदेव ने बावनदास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? ऑप्शन है ताकि बावनदास मिनिस्टर ना बन जाए, ताकि बावनदास गांव का मुखिया ना बन जाए, ताकि बावनदास लक्ष्मी के चित्त से उतर जाए, ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब ना करें। फिलहाल तो हम इस प्रश्न को रहने देते हैं और इस प्रश्न को मतलब उत्तर हम करेंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस प्रश्न से आपको कितने सारे पात्र जो हैं वह मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैला आंचल उपन्यास की बात करें तो बालदेव एक पात्र है, बावनदास एक पात्र है, लक्ष्मी एक पात्र है, गांगुली एक पात्र हो गया। ठीक है, तो ये 4 पात्र जो हैं आपको इस प्रश्न से मिल गए। तो प्रश्न जब भी आप करें तो उससे जानकारी लेने की ही कोशिश करें। और जब मैं बात करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो एक्सप्लेनेशन वाला कीजिए, या फिर आप अपने अनुरूप भी उसको उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताकि बावनदास क्या हो, मिनिस्टर ना बन जाए, इसलिए बालदेव ने बावनदास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्या किया, जला दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। तो अब अगर आप इस प्रश्न को देखें तो बिना उपन्यास पढ़े आप इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उपन्यास का पढ़ना ज़रूरी है। फिलहाल जब आप दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस उपन्यास को ना भी पढ़ पाएँ तो भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न पूछे गए हैं, एटलीस्ट आपको पात्र जो है वो पूरी तरीके से समझ में आने चाहिए, यानी कि उसके जो पात्र है वो आपको गलत नहीं करना है। या अगर कोई खंड है तो खंड से संबंधित प्रश्नों को गलत नहीं करना, भूमिका से संबंधित प्रश्नों को जो है वो गलत नहीं करना है। ठीक है, तो उपन्यास अगर आप ना पढ़ पाएँ इस दौरान तो कोशिश करना है जो बाकी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस उपन्यास से संबंधित, आपको उसे तैयार रखना है। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न देखते हैं उपन्यास से ही। अगला प्रश्न भी मैला आंचल से ही है। मैला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है मेरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। ऑप्शन बी मेरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं। ऑप्शन सी गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ऑप्शन डी उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ऑप्शन ई गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी और डी, यानी गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ठीक है, तो ये जो 2 जो कथन हैं वह उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न का जो आप आंसर कर पाएंगे तभी जब आपने उपन्यास पढ़ा हो। ठीक है, तो ऊपरी तौर पर अगर आप उपन्यास की जानकारी लेंगे तो इससे आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करना है, अगर आपका इस बार एग्ज़ाम नहीं देना है अगर आपको, या फिर आप इस बार की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगले बार की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है मूल उपन्यास जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह भी रचना से संबंधित है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी रचना अगर दे रखी है, चाहे वह कहानी से ही संबंधित क्यों ना हो, उसके विषय में जो प्रमुख आलोचक के जो कथन हैं या फिर उनकी अगर कोई समीक्षा है, कोई टिप्पणी है, तो आपको उसे भी ध्यान देना है। जैसे अगर हम बात करें अभी यहाँ पे मैला आंचल जो है वह आपके हिंदी उपन्यास से संबंधित है, झूठा सच जो है वो भी आपके हिंदी उपन्यास से संबंधित है, यानी उस यूनिट से संबंधित है, इसलिए हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम चारूचंद्र लेख की बात करें या अंधेरे बंद कमरे की बात करें तो यह जो अगर सेक्शन है ये हम यूनिट 2 के अंतर्गत देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी 2 रचनाएं हैं वह उपन्यास से संबंधित है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे इस यूनिट में शामिल किया है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ समीक्षा है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें समीक्षा की, तो हिंदी उपन्यास एक नई दिशा, यह जो समीक्षा है वह नेमिचंद्र जैन की है। पहले तो ये एक प्रश्न बन गया आपके लिए। दूसरा, कवि दृष्टि का अभाव, यह भी एक जो समीक्षात्मक कृति कह सकते हैं वह कुंवर नारायण की है। तीसरा है एक टूटा दर्पण, देवी शंकर अवस्थी की यह समीक्षात्मक कृति है। चौथा है दूसरों का नरक, तो यह श्रीकांत वर्मा की समीक्षात्मक कृति है। अब ये किससे संबंधित है, ये जो मूल प्रश्न है वो है हमारा पूछा गया है। लेकिन अगर हम जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो हमको यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा, यानी कि चारुचंद्र लेख जो है वह एक टूटा दर्पण, देवी शंकर अवस्थी ने एक टूटा दर्पण नाम से चारुचंद्र लेख की समीक्षा की है, ठीक है, उपन्यास की समीक्षा की है। अगर हम बात करें मैला आंचल की, तो मैला आंचल को हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, इस नाम से नेमिचंद्र जैन ने समीक्षात्मक कृति लिखी है मैला आंचल उपन्यास पर। ऑप्शन सी, यानी अगर हम अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की बात करें, तो अंधेरे बंद कमरे उपन्यास में नाम जो इसका दिया है, समीक्षात्मक कृति का नाम जो दिया गया है वह दूसरों का नरक, और यह जो समीक्षात्मक कृति है श्रीकांत वर्मा की है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास पर आधारित है। चौथा जो है वह झूठा सच है, इसकी जो समीक्षात्मक कृति है उसका नाम है कवि दृष्टि का अभाव, और ये जो समीक्षाकार जो अगर हैं तो वो हैं कुंवर नारायण, ठीक है। समीक्षक अगर हम बात करें तो यह कुंवर नारायण हैं इसके समीक्षक, और इन्होंने झूठा सच उपन्यास की समीक्षा कवि दृष्टि का अभाव नाम से किया है, ठीक है। तो ये जो चार प्रश्न, तो आपको पहले समीक्षात्मक कृति किसकी कौन सी है इस दृष्टि से हो सकता है, और किस उपन्यास पर आधारित है ये एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो चारुचंद्र लेख का जो हो गया वो कौन सी समीक्षात्मक कृति है उनका, एक टूटा दर्पण, मैला आंचल का हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, अंधेरे बंद कमरे का दूसरों का नरक, और झूठा सच जो है वह कवि दृष्टि का अभाव। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, यह भी मिलान करने वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मैला आंचल में प्रयुक्त शब्द और उसके आशय को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो हंसेरी एक है, डोल डाल है, कमसल है, दामुल हौज है, उस दूसरी ओर आशय है डमी कैंडिडेट, और दूसरा है नित्य क्रिया, तीसरा है आजीवन कारावास, और बलवा करने वाला दल, ठीक है। तो जो मैला आंचल, चूँकि आंचलिक उपन्यास है तो अंचल विशेष के जो शब्द हैं वो बहुत लोगों के समझ में आसानी से नहीं आ सकता। जो अंचल यानी अंचल क्षेत्र में जो रहे हैं, बसे हैं, उनको यह जो उपन्यास है वह बहुत आसानी से समझ आएगा, उसकी शब्दावली अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आशय स्पष्ट करने के लिए जो प्रश्न दिया गया है, जैसे दामुल हौज अगर कोई कहे तो समझ में आना मुश्किल है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी हंसेरी का मतलब हो गया आपका बलवा करने वाला दल, ठीक है। 1 मिनट पैसे ऊपर कर देती हूँ, ठीक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा तीसरा, हंसेरी का मतलब बलवा करने वाला दल। दूसरा अगर हम देखें डोल डाल का मतलब होता है नृत्य क्रिया, ठीक है। अगर हम बात करें कमसल की, तो कमसल का मतलब होता है डमी कैंडिडेट, और दामुल हौज का मतलब आजीवन कारावास, ठीक है। तो जब आप रचना पढ़ेंगे तो शायद ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहीं से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था। ऑप्शन ए है रामचरितमानस, दूसरा है दोहावली, तीसरा विनय पत्रिका, और चौथा हनुमान बाग। आप यहाँ पे ये देखिए कि जो आमुख का जिक्र यहाँ पे किया गया है, यानी कि जो प्रश्न है वो आमुख से बनते हैं, ठीक है। ये तो सिद्ध हो गया। तो आपको भूमिका या आमुख या प्रस्तावना अगर दी है कोई रचना में, किसी रचना में, तो आपको उसे ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो उससे भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। इसमें अमृतलाल नागर के विषय में पूछा गया है कि इन्होंने जब मानस का हंस लिखना प्रारंभ किया तो कौन सी रचना सबसे पहले पढ़ी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका। तो तीसरे पॉइंट में जो रचना दी रखी है उन्होंने ये पढ़ा है। कवितावली भी है, ठीक है। तो विनय पत्रिका और कवितावली उन्होंने पढ़ी थी, तो कवितावली ऑप्शन में नहीं है। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। तो जब भी आप उपन्यास या फिर अन्य गद्य विधाओं वाला जो पोर्शन है, अगर समय कम है तो आप इनकी भूमिकाओं को प्रश्न के अनुरूप जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसे भी आपको ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। मूल उपन्यास अगर आप ना पढ़ पाएँ समय के अभाव में,
तो इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो प्रश्न अगर आपसे पूछे जा रहे हैं उसी प्रश्न में से 3-4 और जो प्रश्न निकल कर सामने आते हैं उनको भी आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर हम उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसकी जानकारी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जानकारी हम कैसे इकट्ठा करेंगे, इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 ऑप्शन बाकी दे रखा है तो उसको हम देख लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो इस अनुसार हम तैयारी कर सकते हैं जब इस सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।